नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज वैली बाय आनंद शंकर के ऊपर। हमने अब तक कुल मिलाकर 5 वीडियोस लाए हैं, जिनमें से 3 वीडियो है भाई अपना जो बायो वाला टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी का डायरेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन का, और 2 वीडियो अब तक हमने जनरल साइंस के ऊपर लाया है। जिनमें से एक वीडियो जो था उसको हमने फुल्ली फोकस करा था, 4-5 क्वेश्चन जो बीपीएससी के अंदर पूछे गए थे प्रीलिम्स में उन पर। और दूसरा वीडियो जो था वो एक टॉपिक पे था, वो अपना टॉपिक था द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। आज जो हम एक और जो जनरल साइंस का वीडियो लेकर आए हैं, इसके अंदर हम एक क्वेश्चन को भी डील करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड टॉपिक को डील करेंगे, साथ में आने वाले 2-4 और टर्म्स जो हैं जो हमें समझने चाहिए उस पर भी डील करेंगे। अब तक जो आपका सपोर्ट रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, हम आपके सपोर्ट की वजह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके सपोर्ट की अपेक्षा है और आगे हम बढ़ेंगे। खैर, शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, अपना वीडियो, जो कि है जनरल साइंस के ऊपर। इसके अंदर जो टॉपिक कवर अप हो रहा है वो जूनियर क्लास के अंदर से ही हमें पढ़ाई जाती है अपने इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर। और आज हम जानते हैं 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। तो ऐसा मुझे लगा कि आज के डेट के हिसाब से और जो क्वेश्चन है सारे के हिसाब से ये जो टॉपिक है वो सबसे सही रहेगा। टॉपिक क्या भाई? तो टॉपिक से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इससे आपका टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। भाई आज का जो क्वेश्चन है बीपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में 2018 के अंदर पूछा गया है, 64th बीपीएससी के एग्जाम में। क्वेश्चन है द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें एक गलती हम कर सकते हैं, वो गलती जो होगी वो होगी इस टॉपिक की ऑप्शन की वजह से, ऑप्शन नंबर 5 की वजह से। ऑप्शन नंबर 5 जो बीपीएससी के अंदर दिया जाता है वो होता है नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव। ये ऑप्शन क्यों आपके लिए खतरे के लिए है? हमने शायद पहले टॉपिक के अंदर पहले लेक्चर के अंदर भी इस बात को कवर अप किया था, कहने की कोशिश करी थी कि ये काफी डिफिकल्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके अंदर हमसे पूछ रहा है कि जो मेन कंपोनेंट होता है ग्रीन हाउस गैस का वो कौन सा है, ना कि हमसे कंपोनेंट्स पूछ रहा। यहां बस ध्यान देने की जरूरत है इस वर्ड पे, जो कि कंपोनेंट लिखा है ना कि कंपोनेंट्स। अगर और यहां इज है, अगर इसने कंपोनेंट्स लिखा होता और यहां आर लिखा होता तब जाकर हमारा ई ऑप्शन हो जाता, क्योंकि जो ऊपर दिए गए हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है अपने पास मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी है ओजोन, और ऑप्शन ई एज यूजुअल नन ऑफ द एबव और मोर देन वन ऑफ द एबव है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कुछ इस तरह होता, द कंपोनेंट्स ऑफ या द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर, देन अपना ऑप्शन होता ई, क्योंकि ऑप्शन जो 4 इसके पहले दिए गए हैं सारे के सारे कंपोनेंट्स होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, लेकिन क्योंकि मेन कंपोनेंट पूछ रहा वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर जो टोटल गैसेस हैं, अगर बात करें थोड़ा सा डिटेल के अंदर, तो कुल मिलाकर 6 गैसेस हम काउंट कर पाते हैं, या इससे ज्यादा भी आने की संभावना है। कुछ और गैसेस है जो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं। जो मेन गैस हमने यहाँ 4 जिक्र करा, इसके अलावा वाटर वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर परसेंटेज की बात करें तो कार्बन का परसेंटेज और मेन कंपोनेंट जो है ग्रीन हाउस गैस का वो है कार्बन, और ये अबाउट 60% कवर अप कर लेता है ग्रीन हाउस गैस को। अबाउट 20%, 20% के लगभग में मीथेन का कंपोजिशन होता है किसके अंदर? ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। सीएफसी जिसका इस ऑप्शन के अंदर जिक्र नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उसका परसेंटेज भी होता है 14 के अराउंड, और नाइट्रस ऑक्साइड का परसेंटेज अबाउट 6 होता है। बाकी ओजोन और वाटर वेपर का परसेंटेज काफी कम होता है। खैर, ये अपना क्वेश्चन था, इसको हमने डील करा। मेन कंपोनेंट पूछ रहा, उस हिसाब से अपना ऑप्शन जो होगा आंसर सही वाला वो ऑप्शन ए होगा। हमने इस चीज को समझ लिया है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और एक्चुअल टॉपिक के ऊपर आते हैं, जो इससे हमारे पास निकल कर आ रहा बाहर। वो क्या है? द ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसका फिर भाई रिजल्ट क्या होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर देखते हैं इस ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या कॉज है। तो डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे कॉजेस के तौर पे आते हैं। उसके अलावा कुछ और टर्म्स को हम चाहेंगे कि इसके अंदर ही इंक्लूड करके समझ ले इस वीडियो में। वो है बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर को हम हिंदी के अंदर कैसे कर सकते हैं, जो अपना जैव मंडल है, इसके बारे में बात करें। इकोसिस्टम हो गया, वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन हो गया, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता। उसके बाद एक आएगा सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो इन कुछ 5-6 कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 टॉप पॉइंट्स है, इसी पर डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है भाई? तो हम जानते हैं कि अपने अर्थ का जो टेम्परेचर है वो फिलहाल मेंटेन रहता है। अगर ऑन एवरेज की बात करें तो ये कुछ 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ग्लेशियर से लेकर आप कितने भी गर्म प्रदेश का मिला ले, अबाउट इसमें आता है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क नहीं कर रहा होता तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है हमारे एटमॉस्फेयर का।
ये इसी की वजह से आज एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो 15 डिग्री सी के अबाउट बना होता है। ठीक है, तो एक तरह से तो ये इसेंशियल है और इसमें मेजर रोल जो प्ले करता है वो वाटर वेपर भी होता है। बट जो हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि भाई सही है, एक हद तक हर चीज की हमें जरूरत है, एवरेज ऑन एन एवरेज नॉर्मल लाइफ के अंदर लगभग सारी चीजें जरूरत होती है, लेकिन किसी चीज का एक्सेस हो जाना हमारे लिए हमेशा नुकसानदेह होता है। तो वही बात यहां पर कर रहे हैं भाई, एक हद तक सही है ताकि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है, लेकिन दिन पर दिन ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्चुअली इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो आ जाएगा डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट के अंदर भी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हम कर क्यों रहे हैं, तो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए ये सारी बातें आती हैं, तो उसी के अंदर ये कवर अप हो जाएगा। इसको अभी हम साइड करके ही चलेंगे, इसके ऊपर कोई खास बात नहीं करने जाएंगे। मेन बात जो अपना होगा वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये इसका कॉज क्या होता है, तो डिफॉरेस्टेशन। हम जंगलों को काटते जा रहे हैं और जंगल हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के रेगुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पेड़ पौधे, यानी कि वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं अपने फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए, और इस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और हम डेली लाइफ के अंदर आजकल जो हमारी नीड्स है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा, नीड बढ़ती जा रही, इसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं अपने फर्नीचर के नीड के लिए, अपने वुड के नीड के लिए, अपने फ्यूल के यूज के लिए और डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बढ़ा रहा है। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। जब हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के ऊपर, तो हम इकोलॉजी सेक्शन के अंदर कुल 4 चैप्टर्स आते हैं एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12 में, उसमें हम बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को समझेंगे। खैर अभी एक शॉर्ट वीडियो किसके लिए है, ये तो है जनरल साइंस का वीडियो, तो एक रफ आइडिया लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कॉज क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसका मेन गैस हमने बात कर लिया, कौन है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा मीथेन भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन भी होता है, सीएफसी भी होता है, और वाटर वेपर, उसको भूलिएगा मत, वो भी ग्रीन हाउस गैस का एक कंपोनेंट पार्ट है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, और इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा, तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सी वाटर का लेवल राइज करेगा, और जो कोस्टल एरियाज है धीरे धीरे डूबते चले जाएंगे। बहुत जगह ऐसा शुरू हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि दिन प्रतिदिन जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो इंक्रीज करता जा रहा है, ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं भाई बायोस्फीयर के ऊपर। ये एक छोटा सा टॉपिक क्या है, हम इसको बस इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। बायोस्फीयर जनरली हम उस जगह कहते हैं जहां लाइफ पॉसिबल हो पाता है सबसे पहले टाइम। ठीक है, जनरली ये वो जगह होता है जहां लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल, और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, तीनों जहां कोरिलेट करते हैं, जहां लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन, एक कंफर्टेबल जोन तैयार होता है, वही रीजन कहलाता है बायोस्फीयर। ठीक है, तो उसके बाद फिर दूसरा एक टर्म और जिक्र हम कर लेते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम उस एनवायरनमेंट को कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं जिस सिस्टम के अंदर जो एबायोटिक और बायोटिक यानी कि जैविक अजैविक दोनों कंपोनेंट जो है हमारे एनवायरनमेंट के, हमारे पर्यावरण के, वो आपस में कोरिलेट होकर साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि और ये सेल्फ सस्टेन्ड होता है, मतलब इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है इकोसिस्टम के अंदर कि खुद को खुद से मेंटेन कर सके, या इसके अंदर फूड चेन बना होता है। ये सारी चीजों को भी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब सेल्फ सस्टेनेबल कैपेसिटी के साथ जो सिस्टम चल रहा है, एबायोटिक यानी कि फिजिकल कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट के बीच कोरिलेशन बनाकर, वही कहलाता है अपना इकोसिस्टम। फिर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो वाइल्ड लाइफ के अंदर जो हम बात करते हैं, ऐसे स्पेसीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स के हो या एनिमल्स के, जो अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर खुद को रखते हैं, वो वहां रहते हैं, वो कहलाता है वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन। फिर बात करते हैं बायोस। इसके अंदर फ्लोरा फाउना दोनों आते हैं। फ्लोरा मींस पेड़ पौधे की बात कर रहे हैं, और फाउना मींस हम एनिमल्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। हम जानते हैं कि जो स्पेसीज है, इकोसिस्टम जो है वो अलग अलग तरह के बारे में बात करेंगे कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम होता है, दो तरह का जनरली बात करते हैं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक पॉन्ड इकोसिस्टम। ये सब हम तब डील करेंगे जब हम क्लास 12 इकोलॉजी का पोर्शन पढ़ रहे होंगे, काफी डिटेल्स के अंदर हम बात करेंगे। फिलहाल शॉर्ट के अंदर चल रहे हैं क्योंकि ये जनरल साइंस का वीडियो है। खैर, बायोडायवर्सिटी जैव विविधता, इसके अंदर हम बात करेंगे, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं कि अलग अलग स्पेसीज के अपने पॉपुलेशन में क्या विविधताएं होती है, फिर डिफरेंट स्पेसीज के अमोंग क्या, यानी के अमोंग क्या विविधताएं हमें देखने को मिलेंगे, क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, किसी इकोसिस्टम के अंदर किस तरह की विविधताएं देखने को मिलती हैं। मतलब अलग अलग स्पेसीज अलग अलग
जो या फिर सेम स्पीसीज की अलग अलग पॉपुलेशन, इनमें जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं हम उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। अब एक और टॉपिक को जो हमने डील करना बेहतर समझा वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। वो सब हम बात कर रहे होते हैं कि भाई फ्यूचर के अंदर जो अगला जनरेशन आएगा वो कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर पाएगा। अगर यही रेट रहा जो हम अभी कंज्यूमशन का रेट रखे हुए हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो भाई जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके साथ तो काफी ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी, तो इससे कैसे बचें। तो ये प्रोसेस अपनाकर सस्टेनेबल मैनेजमेंट यह कहता है कि आप अपने उपयोगिता अनुसार रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, साथ ही आप सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जो आपकी उपयोगिता के लिए हो, उससे ज्यादा ना करें और इस हिसाब से बचा कर चले ताकि आने वाले जनरेशन को भी जो रिसोर्सेज हैं उनका जो लाभ है, जो बेनिफिट है वो भी मिल सके। तो कुल इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस करा, कुछ टॉप पॉइंट्स हमने कैरी ऑन करे जिनमें से ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमने खास महत्व आज नहीं दिया है, इसको किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा आउट टॉपिक है। डिफॉरेस्टेशन के अंदर भी इसको हम कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं कोरिलेट करके। खैर, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कुल मिलाकर इन बातों पर जिक्र किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और एक बात कहना चाहेंगे, थोड़ी से एक कह सकते हैं स्वार्थी वाली बात होगी कि हम चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द अगर 1K सब्सक्राइबर पूरा कर देते हैं तो हम लाइव क्लासेस ले पाएंगे, तब जाकर जो हमारा ड्यूरेशन होगा क्लास का वो थोड़ा इंक्रीज कर पाएंगे क्योंकि फिलहाल हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं ले पा रहे, ज़्यादा लंबा क्लास बेहतर नहीं ले पा रहे। अगर उस तरह से अगर हमारे पास लाइव स्ट्रीमिंग का जो ये होता है कैपेबिलिटी वो आ जाएगा यूट्यूब के अंदर, तो जो हमारा क्लास चलेगा वो डेली रेगुलर क्लास के बेसिस की तरह चलेगा और बेहतर ढंग से उसको रन कर पाएंगे। अब तक के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरह का सपोर्ट आगे भी बनाए रखिए।